तो बच्चों, मुझे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि आप लोग का एग्ज़ाम पता नहीं कैसा जाएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम ICAS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को कंप्लीट यूनिट यानी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ जो कि मैं छाँट के लाया हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। पता नहीं आप तक ये वीडियो पहुँच रही है कि नहीं, बट अगर पहुँच रही है तो एक बार ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरा हार्ट बीट इतना स्पीड अभी है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यूज़ के लिए कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। मेरे घर का ऑलरेडी 3 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए गया है। अगर उसके पास भी ये वीडियो पहुंच जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्त। ओके, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरा हार्ट बीट इतना अभी तेज़ है कि आप लोग को फिर मैं समझा नहीं सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कल आप लोग का एग्ज़ाम है। मैं जो क्या इस बारात नहीं किया, किस लिए पता है? आप लोग की क्लास के लिए। अभी 11 बज रहा है, मेरा आँख इतना दर्द कर रहा है और मन बोल रहा है सो जाओ, लेकिन मुझे सोना नहीं है। बट आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, आप लोग के लिए वीडियो है। ओके, पहला जो कि हमारे पास प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य साविद्या या विमुक्ति है। इसका क्या अर्थ है? यानी हमारे पास ये शब्द है साविद्या या विमुक्ति, इसका अर्थ आपको बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्त ऑप्शन बी रहेगा। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाई। दोस्त, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जाके PDF को ज़रूर डाउनलोड करके रिवीजन कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर घुसने से पहले एक बार इसको रिवीजन कर सकें। ओके, मैं आपको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, यही बहुत है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का मुख्य आधार क्या था? गुरुकुल जो होता था प्राचीन शिक्षा प्रणाली में, इसका मुख्य आधार क्या होता था? तो इसका सही आंसर दोस्त ऑप्शन बी रहेगा, गुरु और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संबंध और अनुशासन। अगला प्रश्न है भाई हमारे पास, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भौगोलिक रूप से किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला जो उस समय एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिस प्रकार हमारा BBMKU विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको पाकिस्तान में अभी देखने को मिलेगा। दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि बेचारे लोग का भला हो सके। ओके, अगर प्रमोट हो जाएगा तो 1 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और स्वयं भी अच्छा से इसको देखें। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के विकास के लिए कौन से 2 तत्व उत्तरदायी है? तो हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, उसके लिए कौन कौन से 2 तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है? अगला ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये है पुरुष और प्रकृति। क्या? पुरुष और प्रकृति। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यम। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने किस सिद्धांत की नींव रखी? यानी कणाद ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर दोस्त ऑप्शन बी रहेगा, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कणाद के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास, न्याय दर्शन के अनुसार सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाण मतलब एविडेंस। प्रमाण मतलब क्या होता है? एविडेंस, प्रूफ। तो प्रूफ की संख्या कितनी होती है? यानी न्याय दर्शन के अनुसार सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रमाण होता है, इसकी कितनी संख्या मानी गई है? जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को पता नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, 4। कितना? 4। तो प्रमाण के लिए कितनी संख्या होना आने देखिए, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फटाफट ये वीडियो देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर ना कटे। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को शांत कर लिया हूँ। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आप लोग तक पहुँच गया है। ओके, अब आप हमारे आगे हैं और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा ही महसूस करके अब जो कि आराम से पढ़ाऊँगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? अष्टांगिक मार्ग जो होता है, अगर हम इसका पालन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? बताइए। ये कौन बोल रहा है? भगवान बुद्ध बोल रहा है। तो इसका दोस्त सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा,
क्या मिलेगा? निर्वाण मिलेगा, यानी दुखों से मुक्ति। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दुखों से मुक्ति। अगर हम अष्टांग मार्गों का पालन करेंगे तो हमें दुखों से मुक्ति मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूरा 100 प्रश्न है। ओके, पूरा 100 प्रश्न है, जरूर कीजिएगा। फिर हमें बाद में नहीं बोलिएगा कि आपने सर वीडियो नहीं दिया हमें। तो मैं 11 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ। एक जगह से मेरा इन्विटेशन आया था आज, जो कि बहुत ही बड़ा लगन है, आप लोग को पता होगा, बहुत ही बड़ा लगन है। आज हमारा 21 तारीख है और बहुत ही बड़ा भयानक लगन है, चारों ओर जो कि डीजे का आवाज़ बज रहा है। और एक जगह से मेरा इन्विटेशन आया था, बट मैं नहीं गया आप लोगों के चलते। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको आज बताऊँगा कि क्या क्या आज मैंने काम किया। आज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गया था। ओके, तो ब्लॉगिंग चैनल आपको नीचे ही मिलेगा, जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो वैसे आज आपका देखने का टाइम नहीं है, पता है मुझे। चलिए, जैन दर्शन का जो हमारा पंच महाव्रत है, यह सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य और हमारा ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह किसके लिए अनिवार्य है? बताइए, ये किसके लिए अनिवार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुनियों और गृहस्थियों के लिए। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, चार्वाक दर्शन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? चार्वाक दर्शन जो है हमारा, ये मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा पूर्णतः भौतिकवाद पर। ओके, अगला प्रश्न है, पाली भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किस धर्म के ग्रंथ को लिखने में किया गया था? पाली भाषा, पाली भाषा अभी आप लोग हिंदी जो पढ़ते हैं, ये कौन सा भाषा है? देवनागरी भाषा है। ओके, लिपि में लिखा गया है। तो उसी प्रकार पाली भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किस धर्म के ग्रंथ को लिखने में किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को लिखने के लिए पाली भाषा का यूज़ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला के संदर्भ में भरत मुनि का जो हमारा नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। तो भरत मुनि कितने अध्यायों में विभाजित किया है किसको? नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र समझिए किताब है, उसमें अध्याय है, चैप्टर है। तो टोटल कितना चैप्टर है अष्टाध्याय में, सॉरी नाट्य शास्त्र में? बताइए तो टोटल नाट्य शास्त्र में आपको चैप्टरों की संख्या देखने को मिलेगा 36। नाट्य शास्त्र में चैप्टर कितने हैं दोस्त? 36 है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नगर देखने को मिलेगा। तो उस नगर यानी टाउन यानी सिटी का सबसे ज़्यादा, अगर हम कोई अच्छा क्वालिटी पूछे तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी, यानी पानी निकलने का वहाँ बहुत ही अच्छा सुविधा था। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ के चतुर्थ, थोड़ा शब्दों में कंफ्यूज होगा बट मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है, एक बार शब्दों को मिला लीजिएगा। में अर्थ का क्या तात्पर्य है? ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? अमात्य शब्द, क्या अमात्य शब्द ये प्रयुक्त होता है दोस्तों? मंत्री और अधिकारियों के लिए। अमात्य शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? मंत्री और अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक। आर्यभट्ट ने जो हमारा पाई होता है, पाई का चिन्ह इस प्रकार होता है चिन्ह, तो पाई का मान कितना बताया गया था? तो पाई का जो आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था, वैसे पाई का मान हम लोग 22/7 जानते हैं। तो आर्यभट्ट ने जो बताया था वो था 3.1416। क्या? 3.1416। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके शरीर में किन 3 दोषों का संतुलन हो? किन 3 दोषों का संतुलन हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वात, पित्त और कफ। ये चीज का संतुलन अच्छा से होना चाहिए, उसी को एक हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। किसके अनुसार? आयुर्वेद के अनुसार। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास, सुश्रुत संहिता में लगभग कितने शल्य क्रियाओं का वर्णन मिलता है? शल्य क्रिया मतलब चीड़-फाड़ जो होता है ना, सर्जरी। तो सुश्रुत संहिता में आपको टोटल कितने सर्जरी का वर्णन देखने को मिलता है? इसका सही आंसर रहेगा 300 से अधिक। कितना? 300 से अधिक। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप लोग ये फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो ऑप्शन सबसे बड़ा रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धातु विज्ञान के क्षेत्र में बिजली कला
या धातु क्रम का उत्कृष्ट केंद्र कौन सा था? देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, मैं इसको टिक लगा दूंगा, दक्कन क्षेत्र बिदर। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, कृषि पाराशर के अनुसार खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक किसे माना गया है? तो कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम मानेंगे वर्षा और मौसम का ज्ञान। अगर वर्षा अच्छा हो रहा है, मौसम का ज्ञान है, तो हम अच्छा कृषि कर पाएंगे। अगला है मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य वेदों के कर्मकांडीय भाग की व्याख्या करना। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, शून्य यानी जीरो का लिखित मान सबसे पहले किस प्राचीन भारतीय पांडुलिपि में हमें देखने को मिला है? पांडुलिपि का मतलब होता है किताब। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? किताब। ओके, समझिए कि पांडुलिपि मतलब किताब होता है। तो सबसे पहले कौन सा किताब में हमें जीरो का प्रयोग देखने को मिला था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बकसाली पांडुलिपि। क्या? बकसाली पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के अनुसार ऋतुचर्या में किस ऋतु में सबसे अधिक शारीरिक बल होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शिशिर और हेमंत। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संगीत के 7 स्वर जो सा रे गा मा पा धा नी होता है, उसका उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हमें देखने को मिला है? जल्दी बताइए, इसका आंसर रहेगा आप लोग का ऑप्शन बी, सामवेद में। कौन सा वेद में? सामवेद में। ओके, ऑप्शन बी, सामवेद में सबसे पहले हमें सा रे गा मा पा धा नि सा का उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न हमारे पास, नीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र का परिचित रचयिता कौन है? थोड़ा शब्द में कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा आँख जो है ना बंद हो जा रहा है। ओके, तो नीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र किताब है, उसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय वास्तुकला में गोपुरम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमने पढ़ा था पहले कि गोपुरम जो होता है यह मंदिरों का मुख्य द्वार होता है। क्या? मंदिरों का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार यानी मेन गेट। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार एक शब्द है हमारे पास प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है, ये जो सिद्धांत है, ये संबंधित है आपका कार्यकरण संबंध। क्या? कार्यकरण संबंध से। अगला प्रश्न हमारे पास, सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य की अवस्था क्या है? कैवल्य की अवस्था क्या है? ओके, 28 नंबर प्रश्न जो है आपका, इसका सही आंसर रहेगा, पुरुष का प्रकृति से स्वयं को अलग कर लेना। पुरुष जो है ये प्रकृति से स्वयं को अलग कर लिया है। मैं आज जो कि आपको समझाऊंगा नहीं, टाइम बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा। ओके, प्राचीन भारत में अग्निशाला का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? जो अग्निशाला होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता था, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यज्ञ और अनुष्ठान के लिए। इस प्रकार यज्ञ होता है और आप लोग चारों ओर बैठते हैं, तो उसी को अग्निशाला कहा गया है और इसका उपयोग किया जाता था यज्ञ और अनुष्ठान के लिए। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, दिनचर्या के अंतर्गत ब्राह्मण मुहूर्त में उठने का समय क्या माना जाता है? ब्राह्मण मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त देखना, ये मुहूर्त में उठने का समय क्या माना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले हमें उठना चाहिए। ओके, तो इसी को हम कहेंगे क्या? ब्राह्मण मुहूर्त। अगला प्रश्न है हमारे पास, थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा, साउंड क्वालिटी थोड़ा सा लो आ रहा है। ओके, देखिए, भूगोल विज्ञान के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत का संपादन और विस्तार किसने किया? यानी सूर्य सिद्धांत को किसने लोगों तक फैलाया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, महावीर ने सूर्य सिद्धांत को लोगों तक फैलाया, शेयर किया। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल आधार कौन से ग्रंथ है? वेदांत दर्शन का मूल आधार हम कहेंगे किसको, पता है आपको? उपनिषद को। उपनिषद जो है यह वेदांत दर्शन का मूल आधार है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में हमें त्रिरत्न यानी 3 रत्न देखने को मिलता है, तो त्रिरत्न के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में हमें
3 गो चीज़ देखने को मिलेगा और एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, वो है हमारा सम्यक भक्ति। क्या सम्यक भक्ति नहीं देखने को मिलता है। इसको एक बार याद रखिएगा। त्रिरत्न में हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी ज्ञान, दर्पण और चरित्र, ये चीज़ हमें 3 रत्न में देखने को मिलता है, ज्ञान, दर्पण, चरित्र। ओके, इसको एक बार याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास, प्राचीन भारत में लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा लोथल था ना, यह समुद्र, बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार चित्त की वह अवस्था जिसमें कोई विचार शेष नहीं रहता क्या कहलाती है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प का मतलब ऑप्शन, और निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं, तो यही ना, कोई विचार शेष नहीं रहता है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में नाड़ी परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाड़ी परीक्षा, हाँ नाड़ी परीक्षा, इसका मतलब होता है त्रिदोष, जो हमारा पित्त हुआ, वात और कफ, क्या पित्त, वात और कफ, इसके असंतुलन को पहचानना। ये जो असंतुलन हो जाता है, इसको पहचानने को ही हम क्या कहते हैं, नाड़ी परीक्षा। और हमने ऊपर क्या पढ़ा, अगर हमारा वात, पित्त और कफ संतुलित है तो उसी को हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी रचना, एक शब्द है ब्रह्मा सपुट सिद्धांत, ब्रह्मा सपुट सिद्धांत में किस महत्वपूर्ण नियम का वर्णन किया है। जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2 और 3, जितना भी ऑप्शन है हमारे पास सभी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अश्वशास्त्र और गजशास्त्र प्राचीन भारत के किन विषयों से संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, पशु चिकित्सा और प्रबंधन, यानी खास करके घोड़ा और हाथी के लिए यह गज मतलब हाथी होता है, और अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो अश्वशास्त्र और घोड़ा शास्त्र ये पशु चिकित्सा से संबंधित है, घोड़ा और हाथी को इलाज करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा में मठ और विहार मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो यह आपको देखने को मिलेगा, जो मठ है और हमारा जो विहार है, ये आपको बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मिलेगा। बौद्ध और जैन धर्म के लोग इसका ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार जो कोश होता है, कोश का राज्य के लिए क्या महत्व है। जो कोश होता है, यह राज्य के लिए क्या महत्व होता है, ये आपको बताना है। तो राज्य की सुरक्षा और जल कल्याण के लिए हेल्प। अगर हमारे पास कोश यानी मनी ही नहीं है, तो हम लोगों का कल्याण कैसे करेंगे और अपना सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, शिल्प शास्त्र का संबंध प्राचीन भारतीय के किस विद्या से है। शिल्प शास्त्र का संबंध हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मूर्तिकला और वास्तुकला। शिल्प शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, मूर्ति बनाना और वास्तुकला। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभिक रूप से क्या था। वर्ण व्यवस्था जो होता है प्राचीन भारतीय समाज में, यह मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता था, सबसे प्राचीन की बात कह रही है, तो ये कर्म और गुण के आधार पर, क्या कर्म और गुण के आधार पर, जो जैसा काम करेगा उसी को वैसा वर्ण दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ बताई गई है। तो चरक जो संहिता है, हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियों की बात की गई है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, 360। ओके, 360 हड्डी है। अगला प्रश्न हमारे पास, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या है। अविभाज्य मतलब जिसको हम और छोटा ना कर सकें। तो सबसे छोटा अविभाज्य कण की अगर हम बात करें, तो वो हमारा रहेगा परमाणु। ये आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत कितने द्रव्य माने गए हैं। तो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत टोटल द्रव्यों की संख्या जो है वो 9 है। कितना है, 9 है। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा का प्राचीन भारत में भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था। तो मगधी भाषा का विस्तार आपको पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मगध यानी बिहार वाला क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत किस आयु से होती है। तो वन में जाना, जो आश्रम के
आश्रम चलता था पहले, तो वन में जाना कितने आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 50 वर्ष तक अधिकतम आयु था। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, प्राचीन भारत में दशमलव पद्धति के वैश्विक प्रसार में किस देश के गणितज्ञों ने भारतीय अंकों को अपनाया? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन बी, क्या अरब देशों के जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ मतलब मैथ के एक्सपर्ट लोग, तो उसने भारतीय अंगों को क्या क्या अपनाया। अगला प्रश्न है आपके पास, एक सेकेंड। धन्वंतरि को भारतीय परंपरा में किसका देवता माना जाता है? धन्वंतरि जो है यह, एक सेकंड, एक ऑप्शन नहीं आपका दिख रहा है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या चिकित्सा। धन्वंतरि जो है यह भारतीय परंपरा में चिकित्सा का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सम्रांग सूत्रधारा ग्रंथ के लेखक कौन हैं, जिसमें वस्तु कला और मशीनों यानी यंत्रों का वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर आपका रहेगा दोस्त ऑप्शन ए, राजा भोज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में तक्षशिला मुख्य रूप से किस विषय की शिक्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आयुर्वेद और राजनीतिक शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था हमारा तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार सात्व रज तम गुणों के असंतुलन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, प्रकृति। ओके, अगला प्रश्न आपके पास है, योग दर्शन के नियम के अंतर्गत इसमें से कौन सा तत्व आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अस्वाध्य यानी स्व अध्ययन। अस्वाध्य मतलब स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी, यही आप लोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के कितने अवयव होते हैं? अनुमान प्रमाण के टोटल अवयव यानी अंगों की बात की गई है, टोटल जो अंग यहाँ चर्चा की गई है वो आपका रहेगा 5। कितना? 5। अगला प्रश्न है आपका, वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? वैशेषिक दर्शन में पदार्थ यानी कैटेगरीज जो है, इसकी टोटल संख्या की बात की गई है 7। अगला प्रश्न हमारे पास है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से अभिधम पिटक का मुख्य विषय क्या? अभिधम पिटक का मुख्य विषय क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा आपका दार्शनिक विश्लेषण और व्याख्या। क्या? दार्शनिक विश्लेषण और व्याख्या। जैन धर्म में केवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को कहा जाता था जैन धर्म में जीन या विजेता। अगला प्रश्न है, चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत क्या है? चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? प्रत्यक्ष। ओके, प्रत्यक्ष। अगला है, संस्कृति भाषा के महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानम शकुंतलम किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिज्ञानम शकुंतलम एक नाटक है और अभिज्ञानम शकुंतलम को किसने लिखा है? कालिदास ने, और यह संस्कृति भाषा में है। ओके, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास, प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला में मंडप का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए यूज होता था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, मंडप का क्या यूज होता है? तो इसका सही आंसर होगा भक्तों के बैठने और सभा के लिए, भक्तों को बैठाने के लिए और सभा के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक सेकेंड, पुरुषार्थ के अनुसार काम जो है, काम का सही अर्थ क्या है? काम का सही अर्थ आपका रहेगा, सबसे बड़ा है तो इसको लगा दीजिएगा, इच्छाओं और कलात्मक आनंद की पूर्ति। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के नीति शास्त्र में साम दाम दंड भेद का प्रयोग किसके लिए बताया गया है? साम दाम दंड भेद ये आपका कूटनीति और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के कितने भाग है? जो हमारा सिद्धांत शिरोमणि है इसके
कितने भाग है? इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 4 भाग है। अगला प्रश्न है चरक संहिता के अनुसार रोगों का मूल कारण क्या है? जो रोग होता है, रोग, डिजीज, इसका मूल कारण बताया गया है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब होता है क्या? मैं इसको सही से पढ़ देता हूँ। प्रज्ञा अपराध और कुपथ्य ओके, यानी बुद्धि का गलत उपयोग। अगला प्रश्न हमारे पास आयुर्वेद में शलाशय तंत्र का संबंध शरीर के किस हिस्से से? शलाकाय है। शलाकाय तंत्र का संबंध शरीर के किस हिस्से से है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन बी आँख, कान, नाक और गला, ENT, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुश्रुत को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किसका अग्रदूत माना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए प्लास्टिक सर्जरी और राइनोप्लास्टिक्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास प्राचीन भारत के महरौली लौह स्तंभ की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो हमारा महरौली में लौह स्तंभ है यह अभी तक जंग नहीं लगा है, यही इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है बोधायन सुलभ सूत्र में दी गई विधियों का उपयोग आधुनिक समय में किस विषय के माने जाते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन बी रेखागणित, क्या? जियोमेट्री। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता था जिसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा वर्षा मान या कुंडक। अष्टांग हृदय ग्रंथ के रचयिता कौन है जो आयुर्वेद के प्रमुख विद्वान हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा वाग्भट, क्या? वाग्भट। अगला प्रश्न भारतीय दर्शन में ऋण की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति पर कितने मुख्य कारण माने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा देव, ऋषि और पितृ ऋण, ये 3 ऋणों का मुख्य कारण बताया गया है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद का मुख्य संबंध किससे है? आयुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से किसमें है? ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यज्ञ की विधियों और मंत्र। प्राचीन भारतीय नगरों में परीक्षा का अर्थ क्या होता है? परीक्षा का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नगर के चारों ओर गहरी खाई को ही परीक्षा कहा जाता है, जो कि सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। शून्य की खोज में गणित में किस प्रणाली को संभव बनाया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा स्थानीय मान प्रणाली। भारतीय ज्ञान प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा को किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है? तो यह सुनकर सीखने वाली और मौखिक परंपरा वाली। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था पता है आपको? इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार दुख के 3 प्रकारों में जो हमारा अधिभौतिक दुख है इसका कारण क्या है बताइए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अन्य जीवित प्राणी जैसे पशु, शत्रु इत्यादि हमारा अधिभौतिक दुख हुआ, अधिभौतिक दुख। योग दर्शन के प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या? प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा श्वास पर नियंत्रण और प्राण शक्ति का विस्तार। अगला प्रश्न हमारे पास है योग दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण क्या है? ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आप्त पुरुष के वचन, यानी विश्वसनीय व्यक्ति। पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का
परम कर्तव्य क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर वेदों द्वारा बताए गए धर्म और अनुष्ठान। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक वाक का क्या अर्थ होता है? सम्यक वाक जो होता है यह सत्य और मृदु वाणी यानी झूठ और कठोरता का त्याग, इसी को कहा गया है सम्यक वाक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार एक सेकेंड, पुगदल का क्या अर्थ है? पुगदल का अर्थ क्या है? तो पुगदल का मतलब होता है जड़ पदार्थ या भौतिक तत्व। अगला प्रश्न है, चार्वाक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? जिसका अर्थ चबाना होता है। चार्वाक का मतलब चबाना होता है या खाना होता है। तो यह किस धातु से बनी हुई है? इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन ए, चवक। क्या? चवक। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग और ताल का समन्वय क्या कहलाता है? राग और ताल का समन्वय आपका कहा जाएगा संगीत रचना। शिल्प रत्न ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? शिल्प रत्न ग्रंथ का मुख्य विषय है चित्रकला और मूर्तिकला के सिद्धांत। पुरुषार्थ के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण जो इतना वर्ष माना जाता है यानी 75 से 100 वर्ष माना जाता है, यह क्या है बताइए? आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण क्या है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन बी, संन्यास। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कोष को भरने का मुख्य साधन क्या होना चाहिए? तो टैक्स और व्यापार करके। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य को किस नाम से संबोधित किया? तो जो हमारा शून्य यानी जीरो था उसको ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा था? तो शून्य को ब्रह्मगुप्त ने कहा था ख। क्या? ख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार वेग को रोकने का से क्या होता है? अगर हम वेग को रोकेंगे तो इसका क्या होगा? तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुश्रुत संहिता में किस अंग की सर्जरी के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन उसने किया है? बताइए। तो कौन सा सर्जरी, किस अंग की सर्जरी के लिए बताइए? कौन से अंग के सर्जरी के लिए प्लास्टिक सर्जरी का वो डिमांड किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, नाक। अगला प्रश्न हमारे पास, वानभट्ट किस सम्राट की राजकवि थे? यानी किस सम्राट के वह राजकवि थे? ओके, जिन्होंने तत्कालीन समाज का विस्तार वर्णन किया है। तो वानभट्ट किसके राजकवि थे ये आपको पता होना चाहिए, सम्राट हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान में पित्तल किसका मिश्रण है? जो पित्तल बनाया जाता है ये तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि पराशर के अनुसार अच्छी फसल के लिए बीज का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए? तो अगर बीज का संरक्षण करना है तो उचित रूप से सुखाकर और उपचारित करके। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय खगोलीय विज्ञान के अनुसार नक्षत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल नक्षत्रों की संख्या 27 है। टोटल कितने नक्षत्र है? 27 है। अगला प्रश्न, धम्मपद किस धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है? तो धम्मपद जो है यह कौन सा धर्म का पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है? यह बौद्ध धर्म का है। अगला प्रश्न, भारतीय वास्तुकला में विमान शब्द का प्रयोग किस मंदिर शैली के शिखर के लिए किया गया है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, द्रविड़। ऑप्शन बी। पीडीएफ में दे दूंगा, चिंता नहीं करने का। चरक के अनुसार मानव शरीर में अग्नि पाचन शक्ति का मुख्य स्थान कहाँ है? तो जठर यानी पेट और या अमाशय, जो भी आप कहें। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार करने वाले जो हमारे आर्यभट्ट है उनका जन्म प्राचीन भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म आपको देखने को मिलेगा मगध और पटना, जिसको हम उसके गांव के नाम को अगर आप
को बता दूं तो वो है कुसुमपुर। क्या कुसुमपुर में किसका जन्म हुआ था? आर्यभट्ट का। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्मृति ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? स्मृति ग्रंथों का मुख्य विषय है सामाजिक नियम कानून और आचार संहिता। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है भाई, भारत नाम की उत्पत्ति के पीछे किस महान सम्राट का नाम जोड़ा जाता है जो प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सम्राट भरत। भरत के नाम पर भारत पड़ा है। देखिए अब हम यूनिट 2 करेंगे, लेकिन यूनिट जो 2 है यह हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। ओके, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए यस और नो। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, ज़रूर नहीं है, बट वीडियो को आप तक पहुँचाना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैं फटाफट वीडियो लेके आ गया हूँ। ओके, तो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पता है? आपको पीडीएफ के लिए जाना पड़ेगा। एक सेकंड, वाईफाई को मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में इस प्रकार आप सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम में आने के बाद आपको सर्च करना है BBMKU हब। यहाँ आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ देखने को मिलेगा। अभी मैं जो कि अपलोड कर दूंगा, जैसे आप चेक करेंगे आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम का पीडीएफ यहाँ देखने को मिलेगा। तो जाके एक बार ज़रूर डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए।